हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है क्लास 9th के चैनल पर। मैं आप लोगों की मनीषा मैम लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन द क्लास इज 50 क्वेश्चंस, राइट एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, हर एक प्रोज पोएट्री दोनों बुक्स जो बिहाइव और मोमेंट्स है सभी चीज़ें कवर करने वाली हूँ आज की क्लास में। तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चे उसमें आप लोगों का एनालिसिस बेसिस पर, क्रिटिकल एनालिसिस के बेसिस पर, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो होता है उसके बेसिस पर भी आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और उसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग उन क्वेश्चंस को, अगर हमारे वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, कैसे परफॉर्म करेंगे। राइट एवरीवन, बढ़ते हैं आगे हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। राइट, तो बच्चे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन थीम। ओके, सो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द फन दे हैड। द फन दे हैड चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें स्टोरी क्या हाईलाइट करती है, ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन और 2157 ईयर में कैसा एजुकेशन सिस्टम था वो। सो फॉर एग्जाम्पल 2025 में अभी क्या सिस्टम है, हम लोगों का एक स्कूल होता है, एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर सभी बच्चे आते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। राइट एवरीवन, हर एक एज के बच्चे एक स्कूल में स्टैंडर्ड में होते हैं, और हर एक अलग अलग इंडिविजुअल जो होता है, कहा जाता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, उसका ब्रेन अलग अलग होता है। तो उसके वजह से 2157 में मैकेनिक टीचर्स आ चुके हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। उन लोगों को स्कूल नहीं जाना है, घर में ही उन लोगों की पढ़ाई होती है, और हम जैसे जो टीचर्स हैं वो लोग टीच नहीं करते हैं उन लोगों को। 2157 में रोबोट्स हैं, मैकेनिक टीचर्स हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। और कंट्रास्ट में हम बात करेंगे ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, जब पढ़ाई पेपर पेन से हुआ करती थी, बुक से हुआ करती थी, रेदर देन स्क्रीन मैकेनिक टीचर्स। तो इस चीज़ का थीम आप लोगों को पढ़ना है। तो देखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं आंसर में। हाईलाइट करना है हमको कंट्रास्ट बिटवीन फ्यूचर रोबोटिक एजुकेशन और जो ट्रेडिशनल स्कूलिंग है। ट्रेडिशनल स्कूलिंग जैसे वी गो टू द स्कूल, देयर इज अ बिग बिल्डिंग ग्राउंड, वी ईट आवर लंच टुगेदर, वी गो टू स्कूल टुगेदर, वी मेक आवर फ्रेंड्स, वी स्टडी टुगेदर, वी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। राइट एवरीवन, ये सारी चीज़ें। मार्गी जो है वो डिसलाइक करती है मैकेनिकल लर्निंग और रियलाइज करती है कि सोशल इंटरेक्शन एजुकेशन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों को आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूड करनी है। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ डिड एवलिन ग्लेनी ओवरकम हिज डिसेबिलिटी इन द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी, इफ यू रिमेंबर, वो क्या थी बेटा, डेफ थी। उसके बाद भी उन्होंने उस डेफनेस से ओवरकम करा उस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक में। कैसे? वो अपनी बॉडी की वाइब्रेशन से फील करा करती थी, वो उनकी बॉडी के हर पार्ट में साउंड को फील किया करती थी। राइट, उन्होंने मास्टर करा था म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशंस, थ्रू फीलिंग वाइब्रेशंस। उनका जो डेडिकेशन, उनका जो पैशन था, उन्होंने उनको वर्ल्ड रेनाउंड पर क्या बना दिया था, परक्यूशनिस्ट बना दिया था। ओके, और वो किससे उन्होंने क्या आइडल बना रखे थे अपने, रॉन फॉब्स परक्यूशनिस्ट बना रखे थे। इनफैक्ट जब वो उनसे एक बार मिली थी, उन्होंने ही बोला था कि तुम्हारे अंदर बहुत पैशन है, तुम ज़रूरी नहीं कि तुम सिर्फ कान से ही सुनो, तुम और जरिया ढूंढो कि कैसे तुम साउंड को रिकग्नाइज कर सकती हो। और तब उन्होंने बॉडी से फील करना शुरू करा था। ये सारी चीजें आप लोग इस क्वेश्चन में बताएंगे। नाउ, वाई वॉज किजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर इन द लिटिल गर्ल। किजिया जो थी अपने फादर से क्यों डरती थी द लिटिल गर्ल में। सो बेसिकली किजिया की जो फादर थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे और अनअप्रोचेबल थे, हर कोई उनको अप्रोच नहीं कर सकता था, वो थोड़े स्ट्रिक्ट मैनर में रहते थे। ओके, थोड़े जाइंट थे, थोड़े फैट थे, लेकिन फिर बाद में ना, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वो रियलाइज करते हैं कि भाई उनके फादर दिखते स्ट्रिक्ट है, लेकिन उनके अंदर मेरे लिए प्यार उतना ही है। तो कैसे अफ्रेड, वाई वॉज किसली अफ्रेड ऑफ अ फादर। फॉर एग्जाम्पल, जब वो उनके लिए एक पिन कुशन बना रही थी, तब उनसे वो पिट गई थी, बेसिकली थप्पड़ खा लिया था उन्होंने, एक टाइट स्लैप खा लिया था। उनके फादर जो थे बहुत लाउड बोलते थे, उनको लाउड वॉइस अच्छी नहीं लगती थी। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो इंसिडेंट्स होते थे घर में, तो वो एकदम चुप रहते थे। संडेज के दिन न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे, काउच पर बैठकर वहीं पर सो जाया करते थे। तो बहुत ही ये सारी जो चीज़ें बताई गई है चैप्टर
चैप्टर में, उससे पता चलता है कि क्यों हमारी किजिया अपने फादर से डरा करती थी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, व्हाट डज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड रिवील अबाउट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ये जो चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड क्या हम लोगों को रिवील करता है। सो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो हाईलाइट करता है आइंस्टाइन का चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड में उनकी कितनी स्ट्रगल्स थी, उनके साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, उनकी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ क्या थी। अच्छा, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वो जीनियस बने थे उसके साथ साथ मैनकाइंड उनके अंदर कितनी थी, ह्यूमैनिटी कितनी थी। कि फॉर एग्जांपल जब न्यूक्लियर उन्होंने ग्रेविटी उन्होंने वो कर दी थी, इन्वेंट कर दी थी उसका, ठीक है, E इक्वल्स टू MC2, है ना। तो E इक्वल्स टू MC2 मैंने बताया था आप लोगों को। तो बस ये जो रूल उन्होंने क्या करा था, डिस्कवर करा था, उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट अमेरिका को ये भी बताया था कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन को तुम लोग मत करना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। ये सब आइंस्टाइन को ऑलरेडी पता था, फिर भी क्या करा अमेरिका ने, फिर भी कर दिया था, राइट। फिर उसके बाद वो यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला, वर्ल्ड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ह्यूमैनिटी के बारे में बात करी, मैनकाइंड के बारे में बात करी कि देयर शुड बी इक्वालिटी, और ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो आइंस्टाइन एक ग्रेट जीनियस ही नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ में बड़े ही क्या थे, बड़े ही सिंप्लिसिटी से भरे हुए ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को लेकर चलते थे। डिस्क्राइब करनी है आयरनी द स्नेक एंड द मिरर में। तो स्नेक एंड द मिरर में बच्चों क्या आयरनी थी, बेसिकली एक डॉक्टर थे जो कि डॉक्टर परफॉर्म करते थे, राइट। क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, बेसिकली वॉज अ न्यू डॉक्टर और प्रैक्टिस कर रहे थे। वो एक दिन अपने आप को एडमायर करते हैं, कहाँ पर, मिरर के सामने। और जब वो अपने आप को एडमायर करते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें जब सपने बुन रहे थे दिन के समय में, तो वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके कंधे पर, शोल्डर पे एक स्नेक रेंगता हुआ आ जाता है, बस 3 मीटर की दूरी पर, बस ऐसे होता है। अब उसी टाइम पर वो रियलाइज़ कर लेते हैं कुछ ही क्षण में कि भाई ये जो मैं जो हूँ, मैं इतना ज़्यादा बोस्ट कर रहा हूँ अपने बारे में, अपने आप को इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, उनके अंदर जो प्राइड आ रही थी, ठीक है, वो कहते हैं कि भाई दिस इज़ रॉन्ग। जो भगवान हमें देता है ना, उससे हमें खुश होना चाहिए, वी शुड नेवर बोस्ट थिंग्स अबाउट अस, ओके। फिर जितनी में वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलती, उतनी में ही वो स्नेक उधर स्नेक के मिरर के सामने चला जाता है और वो अपने आप को निहारने लग जाता है। तो इसीलिए आयरनी है, क्या आयरनी है कि जो सडन फियर और हेल्पलेसनेस आ जाती है ना, कंट्रास्टिंग हिज रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले तो वो अपने आप को इतना सुंदर बोलते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपने अंदर, और 1 सेकंड के अंदर वो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, जैसे वो स्नेक आ जाता है, राइट। ये हमारी क्या थी, आयरनी थी। आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इन्फ्लुएंसेस shaped APJ Abdul Kalam's childhood in my childhood। So basically क्या इन्फ्लुएंस करा था APJ अब्दुल कलाम के चाइल्डहुड में, उनके बुक चाइल्डहुड में, ओके। तो उनके पेरेंट्स ने उनको इन्फ्लुएंस करा, उनके टीचर्स ने, उनके फ्रेंड्स ने, वो जो वैल्यूज़ आई थी सिंप्लिसिटी की, हार्ड वर्क की, सेक्युलरिज्म की, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, जैसे अगर मैं हिंदू तो हिंदू ही हिंदू हिंदू, मुस्लिम से मैं नफरत करता, ऐसा नहीं, हर एक त्यौहार को अपनाते थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई हो, सारे रिलीजन उन लोगों के लिए एक थे, जिस वजह से उनका एक रिमार्केबल करियर उनकी लाइफ में बना था। ये पूरा चैप्टर बेसिकली क्या क्या हुआ था, उनके इंसिडेंट्स क्या क्या हुए थे। एक नई टीचर ने उनको रामानंदा के साथ जो प्रीस्ट के बेटे थे सेपरेट करने की कोशिश करी थी, वो साइंस टीचर की जो वाइफ ने उनके साथ व्यवहार करा था, वो सारी चीज़ें बताएंगे, ओके। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ना। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल थीम क्या है, ठीक है, पैकिंग का, ओके। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट, ये डिलीटेड चैप्टर है, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। Now, next, how did Santosh Yadav and Maria Sharapova achieve success and reach for top? संतोष यादव और मारिया शारापोवा ने सक्सेस कैसे अचीव करी, दोनों में ही एक्स्ट्रॉर्डनरी डिटर्मिनेशन के बारे में बताएंगे। ओवरकम करे थे दोनों ने चैलेंजेस, एक ने पढ़ाई के लिए अपने घर बार विलेज सबको छोड़ दिया था, राइट एवरीवन, एक ने अपने मम्मा को छोड़ दिया था और कहीं लंदन में रहने लग गई थी, राइट एवरीवन। चलो, तो संतोष ने माउंटेनियरिंग में कैसे करा था, और मारिया ने टेनिस में कैसे ओवरकम करे थे चैलेंजेस, वो सभी चीज़ें आप इस क्वेश्चन में डालेंगे।
नेक्स्ट आता है हाउ डज द बॉन्ड ऑफ लव डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो बॉन्ड ऑफ लव हमारा जो चैप्टर है वो ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिफरेंस दिखाता है। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा नहीं आता है, ये भी डिलीटेड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट कंट्रास्टेड डज काठमांडू प्रेजेंट। काठमांडू जो चैप्टर था वो क्या प्रेजेंट करता है? कायोटिक मार्केट। ठीक है, अब काठमांडू जो है उसमें दो टेम्पल्स में गए थे, एक थे पशुपतिनाथ और बुद्ध, एक तो पशुपतिनाथ टेम्पल में गए थे और कहाँ पर गए थे बच्चे? एक उधर गए थे बौद्धनाथ। राइट एवरीवन, तो दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है ये सारी चीजें बताओगे आप लोग। काठमांडू में क्या हुआ था, कितने क्योटिक मार्केट थी, स्पिरिचुअल ट्रैंक्वालिटी कहाँ पर थी, काठमांडू के टेम्पल में उधर श्राइन्स में क्या क्या डिफरेंस था, वो सारी चीजें आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन में। सॉरी, हाउ डज जेरार्ड आउटविट द इंट्रूडर इन इफ आई वर यू। जेरार्ड जो थे वो इफ आई वर यू चैप्टर में कैसे इंट्रूडर को आउटविट करते हैं? अपनी क्विक थिंकिंग से, अपने क्लेवर डायलॉग से। सो बेसिकली वो उनको ये एक्सेप्ट, ये रियलाइज करवा देते हैं, इस चीज को मनवा देते हैं कि ये वो सच बोल रहे हैं। क्या कि वो जो है वो खुद एक क्या है, वो खुद भाग रहे हैं, उनको तो खुद पुलिस पकड़ने आ रही है। अगर तुमने मेरी वो ले ली ना, अगर क्या ले ली, इमेज ले ली, क्योंकि इंट्रूडर जो थे जेरार्ड की तरह दिखते थे और जो जेरार्ड थे वो उनको रिजेंबल करते थे, इसीलिए वो कह रहे थे कि मैं तुमको मारूंगा और तुम्हारी लिविंग रहने लग जाऊंगा, जिससे मैं बच जाऊंगा। राइट, तुमको मैं मार दूंगा। तो जेरार्ड बोलते भाई मैं तो खुद फंस रहा हूँ, ठीक है, मैं तो खुद भाग रहा हूँ, अगर तुझे मेरे साथ भी भागना है तो एक काम कर, यहाँ पर एकदम छुप, एक काम करो कि यहाँ पर छुपो, मैं ये करता हूँ, ये गराज है यहाँ पे घुसो, गराज में मेरी कार रखी हुई है। वो गराज नहीं होता, वो तो एक स्टोर रूम होता है, उस स्टोर रूम में उसको धक्का देते हैं, एकदम पुलिस को बुला लेते हैं और उनको पकड़वा देते हैं। राइट एवरीवन, तो अपनी स्मार्टनेस से उनको उन्होंने हरा दिया था बेसिकली, उनसे बच गए थे। द रोड नॉट टेकन का क्या थीम है भाई? लाइफ की चॉइसेस क्या है, सिंबलाइज करता है लाइफ की चॉइसेस, उनके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या हम रिग्रेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस पर। पूरी पोएट्री इसी चीज़ पर बेस्ड है, वही सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज द विंड पोर्ट्रेड इन विंड। विंड को कैसा पोर्ट्रे करा है भाई? विंड को डिस्ट्रक्टिव नेचर दिया गया है, मेटाफोर बोला गया है चैलेंजेस का जो लाइफ में आते हैं। टीच करता है हमको विंड पोएट्री जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो वीक होते हैं वो और वीक हो जाते हैं, और जो स्ट्रेंथ जिनमें होती है ना, जो पावरफुल होते हैं वो और पावरफुल हो जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, अब कभी आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा आग लगी हुई होती है तो अगर उसमें हवा चलती है तो वो आग और फैल जाती है, लेकिन कम आग में वो बुझ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हम लोगों को विंड को दोस्त बना लेना चाहिए और इतने स्ट्रांग बनना चाहिए कि हम और स्ट्रांग बन जाए, ना कि हम लोग गिर जाए। राइट एवरीवन, ये विंड पोर्ट्रे करती है पोएट्री। नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट फील नॉस्टैल्जिक इन रेन ऑन द रूफ। पोएट को ना ट्रिगर कर देती है उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि उनको कहाँ लेकर चली जाती है, अपनी मदर की याद में, क्योंकि उनकी मदर डेथ हो रखी थी, और इसीलिए वो कंफर्ट और लॉन्गिंग चाहते हैं, जब इसीलिए वो पिलो पर लेट जाते हैं और फील करते हैं टिप टैप टू। ओके, नाउ व्हाट कंट्रास्ट डज द पोएट हाईलाइट इन द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। क्या पोएट जो है कंट्रास्ट, पहली बात तो वो इनिसफ्री, एक तो वो जीब्रा क्रॉसिंग पर खड़े थे, पहली बात, ठीक है, हसल हसल ऑफ सिटी लाइफ में बिजी थे, और उस टाइम पर वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री को सोचते हैं अपने दिमाग में। और जो मैंने पोइट्री में आपको बताया था कि भाई वो क्या क्या, कैसी सुबह चाहते हैं, कैसी इवनिंग चाहते हैं, क्या क्या फार्म में उगाना चाहते हैं, क्या बीज का छत्ता चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग बताओगे कि क्या डिज़ायर। तो पोएट डिज़ायर करता है पीस इन नेचर में, वो पीस में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें सारी चीज़ें एक्सप्रेस करनी है। और फिर हसल ऑफ, जो हसल होता है सिटी लाइफ में, वो क्या होता है कि कितनी भड़ तबड़ होती है, पीस नहीं मिलता, उनको पीस चाहिए था, इसीलिए वो उस जीब्रा क्रॉसिंग में खड़े खड़े वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री पहुंच जाते हैं, और वहां पर इमेजिन करते हैं कि काश वो वहीं पर रहते होते। तो पूरी पोएट्री आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। तो क्या मॉरल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड का? तो जो पोअम है वो हमें समझाती है कि भाई जो सेल्फलेस होती चीज़ है ना, वो डाउनफॉल दे जाती है, और पनिशमेंट किसको मिली थी? उस ग्रीडी वुमन को मिली थी। अगर तुम अगर तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हो तो तुम्हारा डाउनफॉल आ जाता है।
राइट एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ नो मैन आर फॉरेन। तो ये जो पोएट्री है वो एम्फोसाइज करती है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की नो मैन आर फॉरेन। और वो बताते हैं कि नो मैन आर फॉरेन में क्या क्या उन वो लोगों ने बताया था पोएट्री में कि भाई सभी के अलग अलग ये और एक ही अर्थ पर हम लोग पैदा होते हैं, बाउंड्रीज है, लेकिन ये बाउंड्रीज भी हम ह्यूमंस ने बनाई है, अर्थ भगवान ने कभी नहीं बनाई। तो हमारा तो यूनिवर्सल भाईचारा होना चाहिए ना, वो जो लड़ाइयाँ होती है ये होती है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करोगे और वॉर और डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करना है, आपको अवॉइड करना है। व्हाट डज ऑन किलिंग अ ट्री सिंबलाइज। जो पोअम है वो बताता है, डिस्क्राइब करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर और ह्यूमन क्रूअल्टी कितनी ज़्यादा है। वो बताता है कि भाई अगर तुझे मारना है ना पेड़ को, तो ऐसे आधा मत मार, वो फिर पेन में आएगा और पेन में कर करके फिर उग जाएगा। मारना है तो उसको, अगर गिराना है ना किसी पेड़ को, तो रूट से निकालो, जमीन को खोदो, वहां से एंटेंगल करो, तभी एक पेड़ मर सकता है, अगर तुम पेड़ को नहीं मार सकते अदरवाइज। राइट, चलो फिर व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्नेक इन द स्नेक ट्राइंग। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा, डिलीटेड है। हाउ डज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एक्सप्रेस ग्रीफ। तो ये जो हमारी वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एक्सप्रेस ग्रीफ करता है, डीप सोरो कन्वे कर रहा है और बता रहे हैं कि कैसे किसी के लव्ड वन की डेथ हो चुकी है और वो कैसे नेचर में इवॉल्व हो चुके हैं। राइट एवरीवन, ये सारी चीज़ आप लोग इस क्वेश्चन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द लॉस्ट चाइल्ड एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंटल लव। तो जो इनिशियली जो बच्चा था ना, वो सारी चीज़ों की डिज़ायर करता है, हर टाइप का टॉय चाहिए उसे, हर स्वीट चाहिए, स्नेक चार्मर के साथ जाना है, हर एक चीज़ें। लेकिन जब उसके मम्मा पापा खो जाते हैं तब उसको रियलाइज़ होता है कि भाई उसको कुछ नहीं चाहिए और उसको अपने सिर्फ पेरेंट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन में। मैं ये सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ कि इस पैटर्न से आ रहे हैं और इस लोगों के इन सभी क्वेश्चंस के मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों को कि उसमें क्या लिख सकते हो। राइट एवरीवन, आई एम नॉट हियर टू गिव यू द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। आप लोगों को लिखना तो खुद ही है ना, तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में हो, और जो मैं लिखूंगी वो भी तुम रट्टा या क्रैम तो नहीं करोगे, तुम लोगों को समझ आना चाहिए कि क्या लिखना है, क्या आइडिया पूछा जा रहा है। नाउ व्हाट मेक्स द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ह्यूमरस। ह्यूमरस क्यों था ये चैप्टर जो था एडवेंचर्स ऑफ टोटो, क्योंकि उसमें टोटो की पूरी नादानियाँ, उसकी नॉटीनेस, ये सारी चीज़ें बताई, उसकी मिस्टीवियस हरकतें बताइए, कितना मिस्टीवियस था वो। और वो मंकी जो था बहुत फनी था और क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट कर देता था घर में, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट रोल डज स्टोरी टेलिंग प्ले इन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। भाई स्टोरी टेलर किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए ना, तो अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वो इतनी ईश्वरन जो थे वो स्टोरी को इस हिसाब से समझाते थे कि भाई किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती थी। तो उन्होंने घोस्ट की स्टोरी बताई थी, जहाँ पर वो लोग रिसेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर रह रहे थे, ईश्वरन और उनके जो ओनर थे। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड में इतना आ गया था कि वो इमेजिन करने लगे थे कि उनके सामने एक औरत आ गई है जिसके हाथ में एक मरा हुआ वॉम्ब है, मतलब मरा हुआ बच्चा जो पैदा नहीं हुआ। माय गॉड, ठीक है। तो इस वजह से वो कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़कर चले गए थे। Now, next question is how does in the kingdom of fools highlight the theme of wisdom versus फुलनेस। किंगडम ऑफ फूल में ओके, विजडम वर्सेस फुलिशनेस का कैसे हाईलाइट किया है थीम। विजडम में आप लोग बात करेंगे गुरु की, ओके, कि गुरु ने देखा कि क्या क्या हो रहा है, राइट, छोड़कर चले जाते हैं। और फुलिशनेस कैसे किंगडम ऑफ फूल्स में रात दिन दिन रात थी, हर एक चीज़ एक दुद्दू पे मिलता था, वो जो डिसिपल था वो भी वहीं रुक गया था, उसकी फुलिशनेस की वजह से वो खुद बर्बाद होने वाला था। फिर एंड टाइम पर विजडम भरे हमारे गुरु जी आते हैं, फिर वही बाद में हमारे किंग बन जाते हैं अपनी ही स्मार्टनेस से। राइट एवरीवन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है इस क्वेश्चन में। गॉट इट। मॉरल क्या है हैप्पी प्रिंस का। तो जो स्टोरी है वो हमें टीच करती है सेल्फलेसनेस, जैसे स्पैरो का सेल्फलेसनेस था, उसका कंपैशन था जो प्रिंस का। और स्वेलो का एक दो हेल्प करते हैं वो लोग पुअर की, अपनी लाइफ्स को खतरे में डालकर, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर वो लोग उन द पीपल हु आर इन माइजरी, पीपल हु आर इन नीड, उन लोगों की मदद करते हैं। राइट नाउ
व्हाट मैसेज डज द लास्ट लीफ कन्वे? लास्ट लीफ कन्वे करता है कि भाई होप और सेक्रीफाइस जो है एम्फोसाइज कर रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारी लाइफ में होप है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे कि बहरमैन ने पेंट करा था एक लीफ और उस वजह से उनकी लाइफ चली गई थी, उनको निमोनिया हो गया था, लेकिन जॉनसी की एक विल, एक शक्ति आ गई थी कि वो जीना चाहती है उस आर्ट से। और आर्टिस्ट कौन थे? हमारे बहरमैन थे। और आर्ट किसका था? बहरमैन का ही था, राइट एवरीवन? आई एम सॉरी ठीक है, राइट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ हाउस इज नॉट अ होम? क्या सिग्निफिकेंस है अ हाउस इज नॉट अ होम? तो ये स्टोरी जो है वो इमोशनल इंपॉर्टेंस बताती है कि फैमिली की, और कैसे रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओवर मटेरियल पोजेशंस। ये पूरा आप लोग एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है, व्हाट लेसन डज द बेगर टीच अबाउट काइंडनेस? द बेगर में हमको काइंडनेस के बारे में क्या पता चलता है? ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि जेन्युइन कंसर्न और काइंडनेस जो होता है ना, वो किसी की भी लाइफ को बदल देते हैं, राइट? किसी भी की भी लाइफ बदल जाती है। जैसे कि इस चैप्टर में हमने देखा था कि वो जो हमारे थीफ थे, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे बदल दी थी जब उनको इतना कंपैशन, इतना प्यार, इतना कंसर्न, इतनी काइंडनेस मिली थी, राइट? हाउ डज द नैरेटर डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन द फन? तो नैरेटर कैसे डिस्क्राइब करते हैं एजुकेशन का फ्यूचर? ठीक है, प्रेजेंट करते हैं कैसे मैकेनिकल सोसाइटी, टीचर्स आ जाते हैं, सिस्टम आइसोलेटेड हो चुके हैं, जहाँ पर ट्रेडिशनल स्कूल की वार्म थी नहीं, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। मैरिया शारापोव के डिटर्मिनेशन ने उसको सक्सेस दिलवाया था। कैसे दिलवाया था? वो सारी चीज़ें बताओगे पूरा, कि मारिया शारापोवा ने अपना कब से वो स्वीडन रशिया को छोड़कर आ गई थी, लंदन चली गई थी, अपने पेरेंट्स को 9 साल की उम्र में छोड़कर, कैन यू इमेजिन 9 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी, अकेले रहती थी, पापा डबल डबल शिफ्ट काम करते थे लंदन में पापा के साथ, तो नहीं रहती थी, अकेडमी में रहती थी, वहाँ पर दिन रात मेहनत करती रहती थी, और उसके बाद जाकर वो पता नहीं इतना आगे बढ़ पाई थी लाइफ में, राइट एवरीवन? बहुत मेहनत करी, उनको बहुत लोग यू नो क्रिटिसाइज भी करते थे, उनके आसपास की जो लड़कियां थी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने डटकर सामना करा और हार्ड वर्क करा, डिटर्मिनेशन था, हार्ड वर्क था। वो कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर तुमको आगे काम बढ़ना है तो तुम्हें ये एक ललक भी होनी चाहिए कि भाई मुझे वर्ल्ड का नंबर 1 चाहिए। पैसे के लिए तो सभी करते हैं, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, राइट? वाई इज द पोएट क्रिटिकल ऑफ वॉर इन नो मैन आर फॉरन? वो क्यों है, वो वॉर के अगेंस्ट क्यों है, वो आप लोगों को बताना है, क्योंकि वो आपको रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी होती है, ठीक है, और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स की जरूरत नहीं होती। पूरी पोइट्री में यही बोला है, यही आप लोगों को बताना है, राइट? ऑन व्हाट डज ऑन किलिंग अ ट्री सिंबलाइज अबाउट नेचर एंड डिस्ट्रक्शन? ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है कि जितनी डीपली, जितना अंदर ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है ना हमारे रूट्स, रेजिलियंट नेचर होता है, और इसीलिए डिस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट करोगे ना तो उसको डिस्ट्रक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से तोड़ना, किसी को ज़ख्म देना आसान होता है, लेकिन अ, जान से मार देना बहुत मुश्किल होता है। वही आप लोग बात करेंगे किलिंग ट्री में, ठीक है। वाई डज विंड कन्वे अ मोटिवेशनल मैसेज? विंड इसलिए क्योंकि आपको एनकरेज करता है कि तुमको स्ट्रेंथ लेकर आनी है, तुम्हें पावरफुल बनना है, तुम्हें पर्सिवरेंस लेकर आना है डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करने के लिए। मेरी फेवरेट पोइट्री है विंड। चलो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टू रोड्स? टू रोड्स का क्या सिंबलाइज करता है वो? लाइफ की चॉइसेस, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या तुम रिग्रेट करते हो, क्या तुम उससे खुश होते हो, अनसर्टेन होते हैं आपके आउटकम्स, लेकिन जो तुम सेलेक्ट करते हो उससे के अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ जाते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस नॉस्टैल्जिया इन रेन ऑफ द रूफ? सुनो, ये देखो कितने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं करा चुकी हूँ, लेकिन पैटर्न वही है, हम लोगों को चैप्टर के बारे में ही लिखना है, समझना है इस चीज़ को, कहीं और से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। व्हाट हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस नॉस्टैल्जिया? पोएट कैसे एक्सप्रेस करता है नॉस्टैल्जिया रेन ऑन द रूफ में? बचपन की मेमोरीज जब इवोक हो जाती है बारिश की बूंदों से, तभी। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्नेक ट्राइंग? ये हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा, डिलीटेड चैप्टर है। काठमांडू में सेटिंग क्या है प्ले की? सिटी की क्योटिक मार्केट प्लस पीसफुल रिलीजियस साइट। पशुपतिनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल, बौद्धनाथ, राइट? दोनों चीज़ें, ये उन दोनों का आप लोग कंट्रास्ट करेंगे। हाउ डज इफ आई वर यू हाईलाइट क्विक थिंकिंग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड? वही जेरार्ड की क्विक थिंकिंग के बारे में बताना है, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में बताना है कि ऐसे वो डेंजरस सिचुएशन से बच गए थे अपनी स्मार्ट थिंकिंग, क्विक थिंकिंग की वजह से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। व्हाट आयरनी इज प्रेजेंटेड इन द स्नेक एंड द मिरर? ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ,
वाई हाउ डज किजिया's परसेप्शन ऑफ अ फादर चेंज? परसेप्शन कैसे चेंज हो जाता है जब उनकी ग्रैंड मदर भी और उनकी मम्मा हॉस्पिटल में थी उनकी मम्मा के साथ, तब किज़िया को जब ड्रीम आता है रात में तो उनके पापा उनको कंफर्ट करते हैं और वो इतने थके हुए होते हैं कि किज़िया को सुलाने से पहले खुद सो जाते हैं। फिर किज़िया अपने थॉट्स में सोचती है कि भाई पापा कितने थके हुए होते हैं, मैं उनको फालतू में इतना गलत समझती थी, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मुझे रोज़ सुबह आकर मुझे फोरहेड पे किस्सी करके जाया करते थे, राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 45th क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज म्यूजिक प्ले? म्यूजिक क्या रोल प्ले करता है? इवलिन ग्लिनी के भाई, इवलिन ग्लिनी डेफ थी, डेफनेस की शिकार थी। ग्रेजुअली एट द एज ऑफ 11-13 उनकी पूरी डेफनेस खत्म हो गई थी, वो पूरी बहरी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हार्डवर्क को नहीं छोड़ा और उन्होंने म्यूज़िक को अपनी बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फील करने लगी और तब जाकर वो म्यूज़िक में आगे बढ़ पाई थी, अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करा उन्होंने। हाउ डज माई चाइल्डहुड रिफ्लेक्ट करता है डॉक्टर कलाम्स की अर्ली इन्फ्लुएंस? अर्ली इन्फ्लुएंस किस किस से हुए थे वो सारे इंसिडेंट बताने हैं, साइंस टीचर का, ठीक है, और उनके फ्रेंड्स का, उनके फादर का, राइट, ये सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट 47th व्हाट लाइफ लेसन डज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील कन्वे? ये होता है कि भाई कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती है, जैसे तुम बॉर्न होते हो तो डेथ भी आती है, और पोएट का ग्रीफ यही था कि उनकी जो लव्ड वन ल्यूसी थी उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आता है, ठीक है, हाउ डज ओके, हाउ डज द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड वॉर्न अगेंस्ट सेल्फिशनेस? तो बेसिकली वो जो ग्रीडी वुमेन थी उसकी पनिशमेंट उसको मॉरल लेसन सिखाती है, ठीक है। नाउ वो आपको पूरी स्टोरी बतानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ हाउस इज नॉट अ होम टीच अबाउट बिलोंगिंगनेस? कि भाई मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा जो तुम पोजेस करते हो उससे ज़्यादा फैमिली रिलेशंस होते हैं, बेसिकली रिलेशन जिससे, जो हाउस है ना वो एक बिल्डिंग से नहीं बनता, उसमें जो लोग रहते हैं उससे बनता है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि कैसे वो स्कूल भी जाता था, वो भी इंसिडेंट बताना। तो स्कूल में फील कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसके साथ वो इंसिडेंट हो गया था कि घर जल गया था, तब उनके फ्रेंड्स ने उनको बहुत हेल्प करी थी, तब जाकर उनको कंफर्टेबल हुए थे, क्योंकि इमोशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन मटेरियल पोजेशंस, राइट। नाउ आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ये बेटा, ये हम लोगों ने क्या करा है बच्चे, ये हम लोगों ने डिस्कस करा है, ओके। हम लोगों ने डिस्कस करा है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट एवरीवन, और ये क्वेश्चंस हम लोगों को कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है कि कैसे करना होता है, हमको अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ आया होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, इससे ज़्यादा अलग नहीं आएंगे, गॉट इट। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोगों को पूरी चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन पता है, अगर आप लोगों को पूरा चैप्टर ऑलरेडी आता है, राइट एवरीवन, तो आप लोग बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।